क्या आप जानती हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां दुनिया के लगभग हर तरह की जमीनी शक्लें देखने को मिलती हैं। हाँ, ये तो है। मतलब पहाड़, मैदान, रेगिस्तान। बिल्कुल। बर्फीले ऊंचे पहाड़ हैं तो मीलों फैले सपाट मैदान भी। तपता हुआ रेगिस्तान है तो सदियों पुराना पठारी इलाका भी। और खूबसूरत द्वीप समूह। जी। आज हम भारत की इसी जबरदस्त भौगोलिक विविधता की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो असल में सवाल जवाब जैसे हैं, जैसे कोई भूगोल की पहेली सुलझा रहे हों। अच्छा। हमारा मिशन है इन जवाबों को एक दिलचस्प कहानी की तरह पिरोना, ताकि भारत की जमीनी तस्वीर उभर कर सामने आए। ये तो बढ़िया रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए ये भौगोलिक सफर शुरू करते हैं। पहला सवाल ही इस विविधता की ओर इशारा करता है कि भारत में पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप सब कुछ है, लेकिन ये सब यहाँ बना कैसे? आखिर जमीन के ये अलग अलग रूप लेते कैसे हैं? कहानी यहीं से शुरू होती है। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, मतलब धरती के बनने और बदलने की कहानी में। हाँ बिल्कुल, प्लेट टेक्टोनिक्स। हाँ, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ये बताती है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह जिस पर हम रहते हैं वो असल में कई बड़े टुकड़ों यानी प्लेटों से बनी है। ये टुकड़े कितने हैं? मुख्य रूप से तो ये 7 बड़ी प्लेटें हैं और कई छोटी प्लेटें भी हैं। 7 बड़ी प्लेटें? जी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये प्लेटें शांत नहीं हैं, ये हिल रही हैं, बहुत धीरे धीरे। अच्छा, मतलब ये सरक रही हैं? सरक रही हैं, एक दूसरे से टकरा रही हैं, दूर जा रही हैं या अगल बगल खिसक रही हैं। और धरती पर जो बड़े बदलाव दिखते हैं ना, जैसे पहाड़ बनना, भूकंप आना, हाँ हाँ, वो सब इन्हीं प्लेटों की हलचल का नतीजा है। बिल्कुल। जैसे नदियां जमीन को काटती हैं, वैसी ही ये प्लेटें धरती के नक्शे को बड़े पैमाने पर बदल देती हैं। तो जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, उनके बीच एक सीमा बनती है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट, यहाँ धरती के अंदर से पिघला हुआ पदार्थ ऊपर आता है, नई परत बनाता है। अच्छा, और इसका उल्टा, जब प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं? हाँ, टकराती हैं। हाँ, वो है कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट, सोचे जैसे दो गाड़ियां आमने सामने टकरा जाएं, ओह, तो जमीन या तो सिकुड़कर ऊपर उठ जाती है या एक प्लेट दूसरी के नीचे धंस जाती है। और इसी से पहाड़ बनते हैं। जी हाँ, अक्सर विशाल पर्वत श्रृंखलाएं इसी जोरदार टक्कर से बनती हैं। एक तीसरी तरह की बाउंड्री भी होती है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जहां प्लेटें अगल बगल खिसकती हैं, रगड़ खाती हुई। इससे भूकंप आते होंगे? हाँ, अक्सर। हालांकि हमारे स्रोत के नक्शों में इसे खास तौर पर दिखाया नहीं गया है। और इसी कन्वर्जेंट बाउंड्री, मतलब प्लेटों के टकराने का सबसे शानदार उदाहरण है हमारा अपना हिमालय। बिल्कुल, हिमालय। लेकिन इसकी कहानी तो और भी पुरानी है। बहुत पहले धरती के सारे दक्षिणी महाद्वीप एक साथ जुड़े थे। एक विशाल भूखंड था, गोंडवाना लैंड। हाँ, गोंडवाना लैंड। उसमें आज के कई हिस्से शामिल थे, लेकिन दिए गए विकल्पों में से कौन सा महाद्वीप उसका हिस्सा नहीं था? वो था नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। अच्छा, गोंडवाना लैंड में तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अपना भारत शामिल थे। भारत भी? जी हाँ। फिर करोड़ों साल बाद ये टूटना शुरू हुआ। भारत, जो तब इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट का हिस्सा था, वो गोंडवाना लैंड से अलग हुआ और उत्तर की तरफ बहने लगा। एक बहुत ही धीमा लेकिन लंबा सफर। और फिर हुई वो महाटक्कर, है ना? लाखों साल के सफर के बाद भारत की प्लेट उत्तर में खड़ी यूरेशियन प्लेट से जा टकराई। जी, और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों प्लेटों के बीच जो समुद्री तलछट थी वो मुड़ने लगी, सिकुड़कर ऊपर उठने लगी। परत दर परत चमती गई। बिल्कुल। और इसी असाधारण घटना ने दुनिया की सबसे नई और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय को जन्म दिया। वाकई धरती के इतिहास का एक नाटक है ये। लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि जहां हिमालय भूगर्भीय नजरिए से काफी नया है, वहीं भारत का एक हिस्सा ऐसा भी है जो बहुत पुराना और स्थिर है। कौन सा है वो? वो है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। पेनिनसुलर प्लेटो। प्रायद्वीपीय पठार। जी हाँ, ये असल में उसी पुराने गोंडवाना लैंड का हिस्सा है जो भारत के साथ उत्तर की ओर बहा था। ये पृथ्वी की सतह के सबसे पुराने भूभागों में से एक माना जाता है। अच्छा, हिमालय से भी पुराना? हाँ, करोड़ों साल पहले से मौजूद है। ये बहुत कठोर पुरानी चट्टानों से बना है, जैसे भारत की चट्टानी नींव हो। ये तो कमाल है। मतलब भारत में इतना नया हिमालय भी है और इतना पुराना पठार भी। खैर, चलिए अब हिमालय पर ही ध्यान देते हैं। नया है पर भव्यता तो बेजोड़ है। ये विशाल पर्वत श्रृंखला
पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक फैली है। एक तलवार की तरह है ना, एक चाप के आकार में। हाँ, एक आर्क बनाती है। हाँ। ये पश्चिम से पूर्व दिशा में फैली है, करीब 2400 किलोमीटर लंबी। 2400 किलोमीटर? जी, और चौड़ाई भी कम नहीं। कश्मीर में करीब 400 किलोमीटर चौड़ी है, जो पूर्व में अरुणाचल तक पहुंचते पहुंचते थोड़ी कम, करीब 150 किलोमीटर रह जाती है। और ये कोई एक पहाड़ तो है नहीं, बल्कि कई समानांतर श्रृंखलाएं हैं, जैसे दीवारें हों। सबसे उत्तर वाली और सबसे ऊंची, जिसे हिमाद्री या ग्रेट हिमालय कहते हैं, उसकी चोटियों की औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई ही लगभग 6000 मीटर है। 6000 मीटर? बाप रे! सोचिए, माउंट एवरेस्ट जैसी दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां इसी में हैं। और भारत की सीमाओं के अंदर जो सबसे ऊंची चोटी है, कंचनजंगा। हाँ, कंचनजंगा, वो 8598 मीटर ऊंची है, सिक्किम में, इसी ग्रेट हिमालय में। और ये बना किससे है अंदर से, मतलब इसका कोर? इसका भीतरी भाग, इसका कोर, ग्रेनाइट जैसी बेहद मजबूत चट्टानों से बना है। अच्छा, ग्रेनाइट, तभी इतना ऊंचा और स्थिर है। हिमाद्री के दक्षिण में उसके समानांतर एक और श्रृंखला है, पीर पंजाल, धौलाधार, महाभारत श्रेणियां। ये किस हिस्से में आती हैं? यहीं तो सारे मशहूर हिल स्टेशंस हैं। हाँ बिल्कुल, ये हिमाचल या लेसर हिमालय का हिस्सा है। हिमाद्री के दक्षिण में इनकी औसत ऊंचाई हिमाद्री से कम है, करीब 3500 से 4500 मीटर के बीच। अच्छा। और जैसा आपने कहा, कश्मीर घाटी, कांगड़ा, कुल्लू घाटी, ये सब यही हैं। ये पहाड़ ज्यादातर ऐसी चट्टानों से बने हैं जिन पर बहुत दबाव पड़ा है और जो बदल गई हैं। और फिर इन लेसर हिमालय और सबसे बाहरी, सबसे दक्षिणी श्रृंखला शिवालिक, उनके बीच कुछ लंबी चौरस घाटियां हैं। उन्हें क्या कहते हैं? एक नाम तो हम सब जानते हैं। हाँ, उन्हें द्यून कहते हैं, जैसे देहरादून। हाँ, देहरादून। कोटली दून, पाटली दून, ये असल में नदियों द्वारा पहाड़ों से बहाकर लाई गई मोटी बजरी और मिट्टी, मतलब जलोढ़, उसके जमाव से बनी है। हिमालय इतना विशाल है कि इसे पश्चिम से पूर्व तक नदियों के आधार पर भी बांटा गया है ना? जैसे सतलुज और काली नदियों के बीच वाले हिस्से को क्या नाम दिया गया है? उसे कहते हैं कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। जी, इसी तरह सिंधु और सतलुज के बीच पंजाब हिमालय, काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय। ये बस समझने के लिए क्षेत्रीय नाम है। और जब भी हिमालय पूर्वोत्तर भारत में पहुंचता है तो ब्रह्मपुत्र नदी के पास एकदम से मुड़ जाता है दक्षिण की ओर। हाँ, एक तीखा मोड़ लेता है। तो भारत की पूर्वी सीमा पर फैली इन पहाड़ियों को क्या कहते हैं, जिनमें पटकाई हिल्स वगैरह शामिल हैं? इन्हें सामूहिक रूप से पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां कहते हैं। पूर्वांचल। पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, ये सब आती हैं। ये ज्यादातर मजबूत बलुआ पत्थर, मतलब सैंडस्टोन, से बनी है और घने जंगलों से ढकी हैं। और यही पहाड़ियां म्यांमार के साथ हमारी सीमा बनाती हैं। बिल्कुल, ये भारत और म्यांमार के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती हैं। तो ये थी हिमालय की कहानी। ऊंची चोटियां, समानांतर श्रृंखलाएं, दून और पूर्वांचल। अब इन पहाड़ों से जो नदियां निकलती हैं वो अपने साथ सिर्फ पानी नहीं बल्कि बारीक मिट्टी भी लाती हैं। और इन्हीं नदियों ने हिमालय के दक्षिण में एक विशाल मैदान बनाया है। जी हाँ, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये मैदान मुख्य रूप से किस चीज से बना है? ये पूरी तरह से जलोढ़ मिट्टी से बना है, एलुवियल डिपॉजिट्स। जलोढ़ मिट्टी। हाँ, सोचिए, लाखों सालों तक हिमालय से निकलने वाली 3 बड़ी नदियां, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और उनकी सहायक नदियों ने पहाड़ों से लाई मिट्टी को हिमालय के दक्षिण में एक बड़े गड्ढे में जमा किया। अच्छा, एक बेसिन जैसा। हाँ बिल्कुल, और इसी से दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक बना। ये इतना उपजाऊ है कि इसे अक्सर देश का अन्न भंडार कहते हैं। हाँ, ग्रैनरीज ऑफ द कंट्री। और शायद इसीलिए पुरानी सभ्यताएं भी यहीं पनपी। बिल्कुल सही, पानी आसानी से मिलता है, जमीन खेती लायक है, तो बस्तियां तो बसेंगी ही। ये मैदान भी पूरा एक जैसा नहीं है। इसका जो पश्चिमी भाग है, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज ने बनाया है, उसे क्या कहते हैं? हालांकि इसका ज्यादातर हिस्सा अब पाकिस्तान में है। उसे पंजाब का मैदान कहते हैं। पंजाब मतलब 5 नदियों की भूमि। पंजाब। और इन मैदानों में जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें भी फर्क है। एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है जो नदी के बाढ़ वाले इलाके से थोड़ी ऊंची जगह पर मिलते हैं। उसमें कंकड़ जैसे कण भी होते हैं।
उसे क्या कहते हैं? उससे कहते हैं भांगर। ये थोड़ी कम उपजाऊ होती है क्योंकि नदी की बाढ़ का पानी और नई मिट्टी यहाँ हर साल नहीं पहुँच पाती। अच्छा, तो ये पुरानी है, भांगर। जी, और इसके उलट नदी के पास वाले बाढ़ के मैदानों में जो नई, ताज़ी और ज्यादा बारीक जलोढ़ मिट्टी हर साल जमा होती है, उसे खादर कहते हैं। खादर। ये ज्यादा उपजाऊ होगी। हाँ, ये खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और इसी मैदानी इलाके में ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप भी है। मतलब नदी के अंदर द्वीप जहां लोग रहते हैं। हाँ, ये एक कमाल की जगह है। उसका नाम है माजुली, असम में है। माजुली जी। अपनी अनूठी संस्कृति और जैव विविधता के लिए जाना जाता है। लेकिन एक चिंता की बात भी है। क्या? ये द्वीप लगातार ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव का शिकार हो रहा है। इसके अस्तित्व पर खतरा है। ओह, ये तो चिंता की बात है। खैर, पहाड़ों और मैदानों के बाद अब चलते हैं दक्षिण भारत की ओर, भारत के प्राचीन हृदय स्थल प्रायद्वीपीय पठार की तरफ। लेकिन पहले एक आसान सवाल, जमीन का वो टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रायद्वीप कहते हैं, पेनिनसुला। हाँ, प्रायद्वीप। और भारत का दक्षिणी हिस्सा बिल्कुल ऐसा ही है ना? ना, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से घिरा हुआ, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। ये एक मेज की तरह उठा हुआ भूभाग है। इस विशाल पठार को भी हिस्सों में बांटा जाता है, जैसे दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेटो, नर्मदा नदी के दक्षिण वाला त्रिभुजाकार भाग। इसकी उत्तरी सीमा कौन सी पर्वत श्रृंखला बनाती है? सतपुड़ा श्रृंखला, सतपुड़ा रेंज इसकी चौड़ी उत्तरी सीमा बनाती है। और नर्मदा नदी इसके उत्तर में एक भ्रंश घाटी, मतलब एक रिफ्ट वैली में बहती है। अच्छा, और नर्मदा के उत्तर वाला हिस्सा? उसे मध्य उच्च भूमि कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स। इस मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तारों को कुछ स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। जी हाँ, इसे पूर्व में स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड कहते हैं। बुंदेलखंड और बघेलखंड। जी, और थोड़ा और पूर्व में जाएं तो छोटा नागपुर पठार आता है। वो तो खनिजों के लिए बहुत मशहूर है। हाँ, सुना है। और पठार का एक और बहुत खास हिस्सा है, काली मिट्टी वाला क्षेत्र, डेक्कन ट्रैप। हाँ, डेक्कन ट्रैप कपास के लिए बहुत अच्छी मिट्टी है ये। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? ये काली क्यों है? इसकी कहानी ज्वालामुखी से जुड़ी है। लाखों साल पहले इस इलाके में बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी फटे। अच्छा। दरारों से लावा बहकर निकला और एक बड़े इलाके में फैल गया। सीढ़ी की तरह परतें बन गई, इसीलिए ट्रैप कहते हैं। ओह, ट्रैप मतलब सीढ़ी जैसा? हाँ, समय के साथ यही लावा ठंडा होकर विशाल चट्टानों में बदला और फिर लाखों सालों में मौसम की मार से इन्हीं विशाल चट्टानों के टूटने फूटने से ये बारीक काली मिट्टी बनी। तो ये सिर्फ पुरानी चट्टानों का समूह नहीं, ज्वालामुखी इतिहास भी है इसमें। और आर्थिक रूप से ये पठारी क्षेत्र भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये भारत का खलीज हृदय है, मिनरल्स का खजाना। अच्छा, क्या क्या मिलता है? कोयला, लॉ-एस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट, अब्रक, ढेरों महत्वपूर्ण खनिज यहाँ मिलते हैं, खासकर छोटा नागपुर पठार में। इसी खनिज संपदा ने भारत के औद्योगिकीकरण की नींव रखी। और आज भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देश के औद्योगिक विकास में आज भी इसकी अहम भूमिका है। इस पठार के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर पहाड़ियां हैं, जिन्हें घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट, जो पश्चिमी तट के साथ साथ चलते हैं, उनकी औसत ऊंचाई कितनी है? ये पूर्वी घाट से ज्यादा ऊंचे लगते हैं। हाँ, पश्चिमी घाट ज्यादा ऊंचे और लगातार हैं। इनकी औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर तक है। काफी ऊंचे हैं। जी, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटियां, जैसे अनाईमुडी और डोडा बेट्टा, वो भी यहीं हैं। ये घाट मॉनसून की बारिश के लिए भी बहुत जरूरी हैं। अच्छा, और पूर्वी घाट वो पूर्वी तट के साथ हैं? हाँ, पूर्वी घाट उतने ऊंचे नहीं हैं और महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी बड़ी नदियों ने इन्हें कई जगह काट दिया है। ये लगातार नहीं है पश्चिमी घाट की तरह। मतलब ये ज्यादा कटे फटे हैं। हाँ, और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये सवाल हमारे स्रोत में 2 बार पूछा गया है। हाँ, वो है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी। जी, इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। उड़ीसा में है ये। पश्चिमी घाट की चोटियों से तो काफी कम ऊंची है। हाँ, ये दिखाता है कि पूर्वी घाट शायद ज्यादा पुराने हैं और ज्यादा घिस गए हैं, मतलब अपरदित हो गए हैं। पठार और घाटों के बाद अब एक बिल्कुल अलग नजारा देखते हैं, रेगिस्तान, थार मरुस्थल। यहाँ बारिश तो बहुत ही कम होती है। जी, बहुत कम।
इस भारतीय मरुस्थल की एकमात्र बड़ी नदी कौन सी है जो बारिश में तो दिखती है लेकिन समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, रेत में ही खो जाती है? वो लूनी नदी है। लूनी। हाँ, अरावली पहाड़ियों से निकलती है, लेकिन रेगिस्तान की सूखी रेत और तेज धूप में पानी उड़ जाने की वजह से, मतलब वाष्पीकरण से, ये कच्छ के रण में ही विलीन हो जाती है, समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती। पश्चिमी तट का उत्तरी भाग मुंबई से गोवा तक क्या कहलाता है? मुंबई से गोवा तक का हिस्सा कोंकण तट कहलाता है, कोंकण कोस्ट। कोंकण। और गोवा के दक्षिण वाला हिस्सा केरल तक, वो अपने बैकवाटर्स के लिए मशहूर है। हाँ, गोवा के दक्षिण वाला है मालाबार तट, मालाबार कोस्ट। मालाबार तट। अच्छा, इसी तरह पूर्वी तट के भी हिस्से हैं? जी हाँ, पूर्वी तट को उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट जैसे हिस्सों में बांटा जाता है, और पूर्वी तट पर ही भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, एक लगून है। वो कौन सी है? वो है उड़ीसा में स्थित चिल्का झील। चिल्का झील। हाँ, ये न सिर्फ भारत की सबसे बड़ी लगून है, बल्कि सर्दियों में यहाँ दूर दूर से साइबेरिया से भी लाखों प्रवासी पक्षी आते हैं। अरे वाह, पक्षियों के लिए स्वर्ग होगा ये तो। बिल्कुल। और अब इस भौगोलिक यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आते हैं, द्वीप समूह। भारत की मुख्य भूमि से दूर समुद्र में भारत का कौन सा द्वीप समूह है जो छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों, मतलब कोरल आइलैंड्स से बना है? कोरल आइलैंड्स, ये तो लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप, हाँ। ये नन्हे समुद्री जीवों, पॉलिप्स के कंकालों से बने हैं। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप पड़ा। जी, ये अरब सागर में है, केरल तट से कुछ दूर। अपनी खूबसूरत सफेद रेत और साफ नीले पानी के लिए जाने जाते हैं। और इस केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कवारत्ती द्वीप पर है। कवारत्ती। कवारत्ती। तो लक्षद्वीप शांत और खूबसूरत प्रवाल द्वीपों का घर है, लेकिन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस दूसरे द्वीप समूह पर है? वो बंगाल की खाड़ी में है। हाँ, वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है। अंडमान और निकोबार। जी, ये द्वीप लक्षद्वीप जैसे समतल नहीं है, ज्यादातर पहाड़ी हैं। माना जाता है कि ये समुद्र में डूबी हुई एक पुरानी पर्वत श्रृंखला के ही ऊपरी हिस्से हैं। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। वो अभी भी सक्रिय है, मतलब लावा निकलता है? हाँ, समय समय पर। बाप रे। तो देखा आपने कैसे इन सवालों और जवाबों को पिरो कर हमने भारत के कोने कोने की एक झलक देखी। उत्तर में आसमान छूते हिमालय से लेकर दक्षिण के प्राचीन पठार तक, पश्चिम के रेतीले विस्तार से लेकर पूर्व की हरी भरी पहाड़ियों तक, और फिर समुद्र में बसे इन अनोखे द्वीपों तक। वाकई भारत की भौगोलिक विविधता किसी कहानी से कम नहीं है। बिल्कुल। और हर हिस्से की अपनी पहचान, अपनी खासियत। कहीं पहाड़ों से जीवन देने वाली नदियां निकल रही हैं, तो कहीं पठारों में देश के विकास के लिए जरूरी खनिज छिपे हैं। कहीं मैदानों में फसलें लहलहा रही हैं जो देश का पेट भरती हैं, तो कहीं तटरेखा व्यापार और जीवन का आधार है। ये विविधता सिर्फ नक्शे पर नहीं, भारत के जीवन में रची बसी है। सही कहा। आज हमने भारत की भौतिक बनावट की कहानी को समझा, लेकिन जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो अलग अलग पहाड़, मैदान, पठार, रेगिस्तान और तट हैं, ये यहाँ रहने वाले करोड़ों लोगों के जीवन को, उनकी संस्कृति, उनके रहन सहन, खान पान, उनके विकास के तरीकों को किस तरह से गढ़ते होंगे? ये सोचने वाली बात है। भूगोल सिर्फ जमीन का अध्ययन नहीं है। हाँ, ये इंसान और उसके पर्यावरण के बीच के गहरे रिश्ते की कहानी भी है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।